हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ अडर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। अभी 3 ईयर एलएलबी एमएससीटी 3 ईयर एलएलबी का रिजल्ट अनाउंस किया गया है। तो बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो अडर 47 ने प्रोड्यूस किए हैं। उन्हीं में से हमने ये सोचा क्यों ना उनकी जर्नी आपके साथ में शेयर की जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएं और बूस्ट कर पाएं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे क्या चीज़ करी, कितना घंटे वो पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी, वो सारी चीज़ें। तो इसी सीरीज में हमारे साथ में अफरीद हैं आज, और अफरीद से हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या इनकी जर्नी रही पूरी। ऑनेस्ट ये रिव्यू अपना देने वाले हैं कि कैसे इन्होंने स्टडी करी। और अफरीद के बारे में भी जानेंगे कि इनसे मेरी जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनका बैकग्राउंड बीटेक का था। तो इनसे वो भी चीज़ें पूछेंगे, वो भी सारी बातें करेंगे। वेलकम अफरीद, कैसे हैं आप, और आपको कैसा लग रहा है अड्डा 247 में अभी हमारे साथ में जुड़ के। वेलकम सर। थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, पहली बार ऐसे ही कुछ यूट्यूब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो तो अफरीद, कितना परसेंटाइल है आपका? 99.216605। 99.216605। देख रहे हो, आप पूरा बता दिया। सो अफरीद, क्या एक्सपेक्ट किया था आपका कि इतना परसेंटाइल आ जाएगा, और आपको क्या लग रहा था? सर एक्सपेक्टेशंस इतने हाई नहीं थे। रिजल्ट में फर्स्ट टाइम ही लाइफ में कि 99 कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, अपने जब अपने पूरे लाइफ में जब तो आपने बीटेक कर लिया, आपने सारी चीजें करी स्टडी में, तो आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम 99 99.2 देख। पर। हाँ, तो एक बड़ा अच्छा नंबर है ये। गुड। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं अफरीद, तो आपकी लाइक आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ मुझे। तो मैं बेसिकली हूँ वाई से, जो कि महाबलेश्वर के फुटहिल्स के यहाँ टाउन है। तो ओके। मेरी स्कूलिंग हुई थी पचगनी से, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट जेवियर्स हम लोग बोल पचगनी में। तो वहाँ पे मेरा आईसीएससी बोर्ड था, और आईसीएससी बोर्ड में मुझे 85% थे 10th स्टैंडर्ड में। फिर उसके बाद मैंने साइंस लिया एज यूजुअल। 10th में अच्छे मार्क्स लगे, साइंस ले लो बेटा। साइंस में लिया तो उधर पे जेई में स्ट्रगल किया, और लिटरली स्ट्रगल किया। तो इतना कुछ खास था नहीं उसमें। मेरा बोर्ड्स भी खराब हो गए थे, 75% थे खाली बोर्ड्स में। और उसके बाद जेई थोड़ा क्लियर हो गया था। अपियर इलिजिबल टू अपियर फॉर जेई एडवांस, पर जेई एडवांस क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर एक स्टेट लेवल कॉलेज था एमआईटी पुणे में, वहाँ पे एडमिशन हो गया, जो कि प्राइवेट था, नॉट गवर्नमेंट कॉलेज। और एमआईटी में इंजीनियरिंग में सीएस लिया, क्योंकि थोड़ा इसमें इंटरेस्ट था मेरे को ओके। तभी। पर फिर जब ऐसे इंटर्नशिप वो सब किया, तब समझ आया कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज आई एम नॉट मेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्योंकि बेसिकली हर बार ऐसे घर का ऐसे अपब्रिंगिंग ऐसे कि सोशल सर्विस के लिए ज्यादा झुकाव था मेरा। तो ये फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ट्राई किया। पर फिर प्लान बी के लिए सोचा कि ये लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें सोसाइटी की भी डायरेक्ट हेल्प कर सकते हो तुम। इसके लिए फिर एमएससीआईटी का फॉर्म भरा। तो बेसिकली जैन से प्रिपरेशन चालू किया मैं। मई में एग्जाम था। तो जैन से प्रिपरेशन चालू करते टाइम था कि फ्री रिसोर्सेज चाहिए, अभी कोई क्लासेस ज्वाइन करके हो नहीं पाएगा कवर। तो फ्री रिसोर्सेज पर ऐसे अच्छा वाला फ्री रिसोर्स चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत मटेरियल है। पर जिसपे ऐसा अपन 100% एश्योर क्वालिटी बोल सकते हैं, वो अड्डा 24/7 का ही था। तो अड्डा पे फिर प्रिपरेशन चालू किया। रोहित सर के जीके के जो वीडियोस थे प्ले लिस्ट 2x पे देखे थे। और लिटरली ऐसे लग रहा था कि जो सर पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो वो आसानी से हो गया। फिर बैकग्राउंड साइंस का है, इसके लिए लॉ का कुछ लीगल एप्टीट्यूड का कुछ आइडिया नहीं था। तो वो भी अड्डा के प्लेटफॉर्म से एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, फिर टॉर्ट्स होते क्या है, डिफेमेशन होता क्या है। फिर जो मॉक्स तुम लोग जब ऐसे मैराथन लेक्चर्स में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, वही क्वेश्चंस सीईटी में रिपीटेड थे। तो एक शार्प मेमोरी पावर, और ये एश्योर्ड अपना क्लासेस, उसके वजह से जरा आज 99% फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 99.21। गुड। सो अफरीद, अगर मैं बात करूं, आपने बताया पूरा अपने बारे में। आपने बताया बीटेक किया, उसके पहले आपने जेई का एग्जाम दिया, फिर आप लॉ में आए। अब लॉ के लिए आपने जब चूज किया तो फिर अड्डा को देखा,
और अड्डा के साथ में आपने अपनी प्रिपरेशन करी। कितने आवर्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, कितने आवर्स आप डेली के पढ़ते थे, कितना टाइम आप देते थे? सब पढ़ाई कभी मैं आवर्स में कैलकुलेट नहीं किया हूँ आज अच्छा, तक। पूरा तो आपने अपने आप को, जैसे एक होता है, दो तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। एक करते हैं आपका कि उन्होंने क्या किया, एक तो आर्ली बेसिस अपना डिवाइड कर लिया कि हम इतने घंटे डेली पढ़ेंगे। एक होते हैं कि अपना टास्क हमने सेट कर लिया कि मुझे ये खत्म करना है। अब वो 10 घंटे में हो रहा है, 5 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, मैटर नहीं करता। तो आपका क्या था? तो टास्क ही थे कि अभी मेरे टास्क को था। लॉ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक खत्म करना है। तो आइडिया नहीं कि 10 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे या 18 घंटे लगेंगे। और वो टास्क के हिसाब से सर किया। और पहले सबसे पहले सिलेबस का ये किया मैंने सर। सिलेबस नोट डाउन किया। देखा मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। जैसे कि जीके का करंट अफेयर्स में डेली न्यूज पेपर रीड करता हूँ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आईसीसी बैकग्राउंड के होने से इंग्लिश मेरा थोड़ा अच्छा था। तो ग्रामेटिकल वगैरह मैनेज हो रहा था मेरे से। फिर उसके बाद एल लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग वाला भी एप्टीट्यूड मेरा अच्छा था। जो मेरे को दिक्कत थी तो खाली लीगल एप्टीट्यूड में, क्योंकि वो मेरे लिए नया था। तो फिर फुल टाइम मैं फर्स्ट के 2-3 वीक पूरा लीगल का ही स्टडी किया हूँ। उसके लिए फिर मैंने एक रेफरेंस बुक भी मंगाई थी। वो दोनों, यही दोनों रिसोर्सेस फॉलो करके सर फाइनली जब आंसर की चेक किया, तो 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन थे। उसमें से खाली दो ही रॉन्ग थे। ओके। वो भी सिली मिस्टेक से हो गए थे, ऐसे लग रहा है मेरे को जब आंसर की चेक किया। तो केवल 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, जिसकी हाँ जी। वजह से आपका 100 परसेंटाइल रह गया, अदरवाइज तो आपने पूरा कर दिया था। सर 2 क्वेश्चन खाली इसमें लीगल वाले पार्ट में, लीगल ओके, रीजनिंग वाले लीगल पार्ट। वाली पर। ओके, फिर तो वैसे लॉजिक। आपका जब जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, तब आपका स्कोर क्या बन रहा था? प्रोविजनल आंसर की में मेरा स्कोर बन रहा था 101। और फाइनल में? फाइनल में सर वो थर्ड शिफ्ट, मतलब डे 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 2 में या डे 3 में जब हमारी शिफ्ट थी, उसमें 1 मार्क इंक्रीज हो रहा था और एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था, जो कि पहले सही था। तो बेसिकली गोल से 101 ही हो रहा है। ओके, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ जो आपकी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं। सीटी के एग्जाम में आपका ये होता है कि मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्जाम कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और उस नॉर्मलाइजेशन में जो जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ होता है और जिसका इजी होता है, उनको एक पॉइंट पे लाके वहां पर रख दिया जाता है उसी को। अभी इसीलिए एमएससीटी में आप जनरली देखेंगे कि स्कोर जो है वो लास्ट में परसेंटाइल पे दिया जाता है, कि एक परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है, वो एक 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 पॉइंट पे आके वहां पर दोनों को लाके छोड़ दिया जाता है, ताकि स्कोर बराबर किया जा सके। गुड अफरीद, आपने बताया कि आप डेली टास्क लेके पढ़ते थे और आपने ऐसे स्टडी करी। अफरीद, अगर मैं बात करूं, 4 सब्जेक्ट आपके 3 ईयर एलएलबी में होते हैं एमएससीटी के पेपर में, तो आपकी इंग्लिश को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आप कवर करते थे? सर इंग्लिश सबसे पहले मॉक पेपर दिया था मैंने, जो कि ऐसे रैंडम गूगल से लिया था। पर वो ऐसे लिखा था कि पीवाईक्यू है, पर शायद मेरे को लगता नहीं है वो पीवाईक्यू था। फिर जब वो सॉल्व किया तो मेरे को पता लग रहा था कि इंग्लिश में मेरे एक्टिव वॉइस, पसिव वॉइस और एरर में थोड़े मार्क्स ज्यादा कट रहे थे। तो वही चीज मैंने यूट्यूब से आटा के प्लेटफॉर्म से वो इसके लेक्चर किए, जो 3 आवर्स के थे। पूरी प्लेलिस्ट थी, 3-4 वीडियो के थे। तो उधर से मेरा हो गया सर वो प्रिपरेशन, और शायद फाइनल एग्जाम में वो सब पार्ट अच्छे से हुआ था। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई सोर्स आपने या फिर कुछ और फॉलो किया अड्डा की वीडियो के अलावा? नहीं, इंग्लिश के लिए आटा के वीडियो के अलावा और कुछ नहीं था। कोई बुक या कुछ भी आपने किया हो? नहीं सर, नहीं। ओके, ऑलरेडी आपने बताया कि आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड जो था वो उस आईसीएससी बोर्ड का था, तो इस वजह से आपका उसमें सही बन गया था। यस ठीक सर। है, इंग्लिश सही बन गया था आपका। अब आते हैं हम लोग आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। लॉजिकल को आपने कैसे किया था? सर लॉजिकल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस चल ही रही थी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या इसके लिए सी कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू के लिए हो, लॉजिक का पेपर होता ही था। तो ओके, थर्ड ईयर से वही प्रैक्टिस चल रही थी, तो इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया सर। उसके लिए भी आपने अलग से कुछ नहीं करना पड़ा? नहीं, ठीक कुछ है, नहीं। मतलब आपका ऑलरेडी आप उसके लिए प्रैक्टिस कर ही रहे थे, आप उसके लिए पढ़ ही रहे थे, तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। और अब हम आ जाते हैं लीगल की तरफ। तो लीगल के लिए आपने क्या किया था?
लीगल कंप्लीटली न्यू था मेरे लिए। तो हम्म। सबसे पहले मैंने यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियरिटी लिया क्वेश्चंस के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, टॉर्ट्स क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ इसमें फर्क क्या होता है। सो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद सर फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर किया। उसमें पीवाईक्यू थे जो क्लैट में थे। तो क्लैट की डिफिकल्टी लेवल और सीईटी में थोड़ा फर्क है, क्लैट ज्यादा डिफिकल्ट है। राइट राइट राइट। तो क्लैट की प्रिपरेशन करने की वजह से ये आसान था मेरे लिए कि मैं सीईटी का लीगल वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए। यही था स्ट्रेटेजी सर। तो अभी अगर मैं बात करूं लीगल के लिए आपने अड्डा की वीडियोस फॉलो करी, और दूसरा आपने बताया कि आपने एक स्टैंडर्ड बुक ले ली और उस बुक से आपने किया, और वो बुक में आपके पीवाईक्यूज वगैरह थे। इसके अलावा कोई और कुछ आपने किया हो, या कितने घंटे डेली के आप लीगल को देते थे? आर्ली तो आपने वैसे ही मना कर दिया, तो डेली टास्क क्या देते थे अपने आप को? सर डेली टास्क था कि कंसेप्ट क्लियरिटी की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो टॉपिक है उसके लिए मेरे को सर 1 वीक लग गया था। अच्छा। पर वो एक वीक में पूरा कंसेप्ट क्लियर था कि अगर इसके बारे में मेरे को कोई क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूँ। तो ओके वो हिसाब से किया था। ओके ओके। और जीके के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? जीके के लिए सर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग था। और ओके उसके बाद सर आपके वीडियो थे जो कि लास्ट में जो मैराथन वाले लेक्चर्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे सर। ओके। लिटरली उसके नोट्स भी बना दिए थे पूरे मैंने लिख के कि सर ये क्वेश्चन है लिख लो, ये क्वेश्चन है लिख। और जो ऑप्शंस जो थे आपके सर जो कि राइट आंसर नहीं थे पर बाकी के 3 जो ऑप्शन थे उन पे भी फोकस किया था कि हाँ ये क्यों डाला रहेंगे सर, में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया हम। हाँ। तो वो भी इसके लिए जीके भी आसानी से हो गया। तो वो क्लासेस फॉलो करी? इस कोई बुक आपने इसके लिए प्रेफर करी थी? नहीं सर जीके के लिए कोई बुक नहीं प्रेफर करी थी। मतलब केवल मेरी क्लासेस आपने जीके के लिए फॉलो करी, कोई हाँ बुक जी। नहीं? नहीं सर। और गुड। लक लक ऐसे था मेरा जीके में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है वो ज्यादा उस पे ज्यादा क्वेश्चंस थे, स्पीकर लोकसभा इलेक्शंस ये सब पे। तो वो सब मेरे को पहले से आइडिया थी उसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से। तो हाँ वो और मेरा स्कोर इसने और बूस्ट किया। ठीक है, गुड गुड। और बाकी के आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिर करंट अफेयर्स हाँ वाला जी। पार्ट आपने उधर से कर लिया। सो ग्रेट। नाउ अब हम आते हैं कि आपने मॉक्स कितने लगाए थे, मॉक्स वगैरह कितने प्रैक्टिस करे थे? सर मॉक्स खाली मॉक्स के लिए आपके प्लेटफॉर्म से परचेज किया था मैंने। ठीक और है। वो भी लास्ट के 10 दिन बचे थे तब परचेज किया था। पहला पेपर सॉल्व किया उसमें 80 आ रहे थे। फिर उसके बाद और सॉल्व किया 90 70, सो स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा था। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था कि इसमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा अपना। पर मॉक्स जो डिफिकल्टी थी और सीईटी की डिफिकल्टी दोनों में बहुत फर्क है। मॉक्स एक अच्छे लेवल पे, सीईटी बहुत केक वॉक जर्नी था फिर पेपर फाइनल पेपर। तो मॉक्स के बेसिस पे अब भी जज करना कि मेरा फाइनल पेपर कैसे होगा ये अच्छा नहीं होगा। इसके लिए तो मॉक्स देते रहो। मैंने तो 4 5 ही मॉक्स दिए थे। आपने केवल पर 4-5 मॉक दिए थे? बट हाँ जी स्टूडेंट्स सर, को आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितने मॉक देने चाहिए? मिनिमम 10 से 15 से। 15-20 तो देने चाहिए ना? हाँ जी 15। हाँ, क्योंकि अड्डा अड्डा पे ही 20 मॉक मिलते हैं, है ना? तो हाँ वो, और मॉक लगाने से क्या होता है, आप कुछ बताएंगे? मॉक लगाने से एक तो मोटिवेशन तो डाउन होता है, मतलब एक तो मोरल इतना डाउन हो जाता है, कुछ कहने की नहीं। तो कभी कभार आपके मोरल साथ में ये हुआ होगा? मोरल डाउन जो तो होता है वो तो जाने दो, पर सर टाइम टाइम मैनेजमेंट की आइडिया लगती है कि मेरे को टाइम कौन से पार्ट मैनेजमेंट में का आइडिया लगता है, ये बात तो है। फाइनल पेपर में। और प्लस क्वेश्चंस का लेबल और बाकी की चीज़ें, एग्जाम पैटर्न, ये सब बहुत अच्छे से पता चल जाता है। हाँ जी सर। तो बेसिकली अगर आप खाली मॉक्स पे फोकस करते हो और आपके मैराथन लेक्चर्स पे तो भी जीके के लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस आराम से होते हैं सर। और उन्हीं 300 क्वेश्चंस में से आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन सीखने वाले 70 to 80%। ओके गुड। तो कभी अफरीद आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, कि लाइक मैं अगर बात करूँ, आपने जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि यार अब नहीं हो रहा। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा पढ़ते टाइम पे, एक डिमोटिवेशन सा फील हुआ होगा। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर टाइम तो बहुत कम था तो डिमोटिवेट होने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास।
जो कुछ था मेरे को गेन करना था कि यार सारा करना कुछ। है, अब डिमोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को करना है तो करना है, बस बात खत्म। क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लेट चालू किया था सर, फेब में प्रिपरेशन चालू किया हूँ। मार्च अप्रैल 2 महीने थे पूरे प्रॉपर हाथ में, और फेब के 10 दिन 10-15 दिन पकड़ लो रफली। और अब पाए मतलब ऐसे लकी था मेरा इस साल की, सीटी और एक्सटेंड हो गए, 3-4 मई को हो गए, तो 3rd मई को मेरा पेपर था। हाँ, राइट राइट, अदरवाइज तो मार्च में पेपर हो जाता है। तो एक्सटेंड होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, सही है। ये- तो ऐसा कुछ आपके साथ में नहीं हुआ नहीं कि सर। डिमोटिवेशन वाला टाइप से? मॉक में कम ज्यादा स्कोर आ रहा था तो उससे आप कैसे टैकल कर रहे थे? सर मॉक में कम ज्यादा आ रहा था तो मेरे को पहले जेई का आधा ये था, एक्सपीरियंस था कि मॉक्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी मॉक दिया था, मेरे को पता था कि मॉक्स में स्कोर कम ही आने वाले। पर ऐसे नहीं सोचा था कि मॉक्स में जब अभी 80 आ रहे तो फाइनल में डायरेक्ट 110 आएंगे, 115 आएंगे। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, और ऐसे भी नहीं था कि 80 बनेंगे। ऐसे लग रहा था कि 10-15 स्कोर तो ज्यादा पिकअप कर सकता हूँ, इधर से और खींच सकते हैं। तो वही मतलब इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वो सब मॉक की वजह से ही पता चला। ओके, गुड। सही है यार अफरीद। तो और इसके अलावा अगर मैं अफरीद बात करूं, तो आपने ओवरऑल अपने आप को टास्क देते थे, टाइम कम था तो 1 घंटे के हिसाब से पढ़ना भी थोड़ा सा टफ था। तो टास्क आप किस बेसिस पे खुद को देते थे कि अगर कोई बच्चा, जैसे सपोज मान लो वो आर्ली बेसिस पे नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो टास्क वो अपने आप को कितना दे दे कि वो कर ले, या फिर वो अगर नहीं कर पाता है तो फिर अंदर से कैसा फील होता है? टास्क ऐसे नहीं देना चाहिए कि अभी मैं पूरा लीगल का पार्ट एक दिन में खत्म कर दूं। ऐसे ज्यादा बड़े टास्क भी नहीं देना चाहिए। अपने खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से टास्क देना चाहिए। अगर जैसे मेरे को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में 1 वीक लगा, तो कोई हो सकता है कि जिसको और 2 वीक लग सकते हैं, या कोई हो सकता है कि जो 2 दिन में भी खत्म कर दे। तो वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि अपन कितने जल्दी कोप अप कर सकते हैं, अपने ग्रास्पिंग पावर कितनी है, वो हिसाब से टास्क देने चाहिए। ओके। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बर्डन ना लगे खुद के ऊपर, और अंदर से गिल्टी फील ना हो कि यार इतना नहीं कर पाया तो फिर कैसे। और सपोज मान लो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने खुद को टास्क दिया हो वो पूरा नहीं हुआ हो? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसे हुआ कि ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो लैटिन वर्ड्स है समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत बार हुआ है कि नहीं हो रहे मेरे से। पर तो की कंसिस्टेंसी की डेली आपको थोड़ा तो टाइम देना है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि 1 घंटा भी नहीं दिया हो पढ़ाई में। ऐसे डेली ऐसे कभी नहीं हुआ, तो डेली कम से कम 1 घंटा डेली दिया हो पढ़ाई के लिए। ओके। तो आप मतलब ये है आपका कि फिर उसको आप कैसे टैकल करते थे, मुझे वो बताओ आप, कि अगर टास्क नहीं हुआ तो फिर आप उसको कैसे देखते थे? तो टास्क नहीं हुआ तो वैसे गिल्ट नहीं था कभी। तो नया दिन है, नया रिस्टार्ट करते थे फिर कल कर ऐसे। लेंगे, कल कर हाँ लेंगे जी ऐसे। सर, पर तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते सर। ओके, मतलब किसी भी तरीके से नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं लाइफ में अपने को। हाँ सर, ऑलरेडी नेगेटिविटी नहीं। जेई, ऑलरेडी जेई में, और फिर अगर बात करें बीटेक का बंदा, और वो ये सब चीजें तो चाहिए ही नहीं लाइफ में अपने को, है ना, ऐसा कुछ है? यस सर, बीटेक तो इतना तो सीखा था कि स्टे पॉजिटिव कुछ भी हो। कुछ भी हो, और वो भी कंप्यूटर साइंस, है ना, सीएस वाला बंदा। सही है, सही है। सो अभी अगर मैं बात करूं कि आपने बताया ऑलरेडी आप काफ़ी लाइक आपने जेई के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो कभी ऐसा मेंटल प्रेशर आपको नहीं आया? दूसरा, आपने बताया आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम और बाकी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां से बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी हो रही थी। अब जो एक नया बच्चा, जिसने अभी ऐसे कभी कोई एग्जाम नहीं लिखे या फिर कभी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? और आपको नहीं लगता है कि आपने लेट स्टार्ट किया था, उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? सबसे पहले तो लाइफ में जो करना है उसका टारगेट क्लियर होना चाहिए। मेरे जैसे नहीं कि पहले बीटेक किया फिर सोशल सर्विस के लिए जाना है, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स, फिर उसके बाद लॉ। ऐसे बिल्कुल मत करो। जल्दी जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम प्रेशर फील होगा। और सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करो। राइट। सिलेबस नोट डाउन करने के बाद अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, जो अपने स्ट्रांग पॉइंट्स है, जो अपने वीक पॉइंट्स है, वो नोट डाउन करो।
फिर उसके बाद एक मॉक दे दो कि कोई प्रिपरेशन नहीं है फिर भी एक मॉक दे दो, कोई भी पीवाईक्यू उसका पीवाईक्यू दे दो, प्रीवियस ईयर पेपर दे दो। उसके बाद अपने को पूरा अंदाज आता है कि अपन किधर स्टैंड कर रहे हैं अभी। हो सकता है कि अभी खाली 10 मार्क आ रहे हैं, तो जो 10 मार्क के आगे अपने को गेन करना है, ऐसे यही कैलकुलेशंस करते रहो। क्योंकि मेरा सर मानना ये है कि सबका डेस्टिनेशन सेम हो सकता है, जर्नी सबकी सेम नहीं हो सकती सर। राइट, बिल्कुल सही बात। तो मतलब लाइक आपने बताया ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, और ये वाकई में फैक्ट है कि बच्चा प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देता है, बट वो कभी सिलेबस नहीं उठाता है। वो कभी अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को नहीं देखता है, वो नोट डाउन नहीं करता है, वो पीवाईक्यूज नहीं उठाता है कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। उसको बस ये होता है कि अब मैंने स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा और क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके अकॉर्डिंग, बच्चे को स्टार्ट कब से करनी चाहिए प्रिपरेशन? एक्चुअल में मिनिमम कितना टाइम चाहता है सीटी का एग्जाम? जो बच्चा एकदम जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको कोई भी सारे एक तरीके से ये मान लो वीक एरियाज हैं, जिसको नहीं तो है सब्जेक्ट नॉलेज। मानो सर सब वीक एरियाज है, तो लीगल वाले जो पार्ट है उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझने के लिए सर ज्यादा टाइम लगेगा। मेरा तो पहले से कवर हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, मेरे लिए कुछ नया नहीं था। पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लियरिटी आने के लिए सर टाइम लगेगा, उसके लिए कम से कम 1-2 महीना देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए ये सब भी चीज कवर करने के लिए 1-1 महीना देना पड़ेगा। फिर लॉजिक वाला पार्ट है, फिर लॉजिक वाले पार्ट में सर एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर जो ऐसे टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के लिए सर रफली 15 दिन तो लगेंगे सर। अगर आपका जब बैकग्राउंड खाली आर्ट्स वाला बैकग्राउंड हो, इसके पहले आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो फिर भी लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट के लिए 15 से दिन तो लगेंगे मिनिमम। तो ये हिसाब से कैलकुलेशंस करके ना सर, मेरे को लगता है 6-8 महीने, 8 महीने प्लस ही पकड़ो, मिनिमम 8 महीने। मिनिमम 8 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो हाँ एक जी अच्छे से आप आपका जो टारगेट है वो वहां पहुंच सकते हैं। जनरली जो एमएससीटी की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जिनके लिए फाइट होती है। आईएलएस हो गया, जीएलसी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सावित्रीबाई फुले हो गया, आपका डीवाई पाटिल हो गया। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनके लिए एक्चुअल में फाइट होती है, और पूरा गेम इन इसी पे पूरा अगर बात की जाए, 75,000, 75,000 स्टूडेंट्स हर साल इसके लिए अपियर होते हैं, और हर साल नंबर ये बढ़ रहा है। तो उसमें से निकल के आना, इन चुनिंदा कॉलेजेस में पहुंचना एक अपने आप में टफ टास्क है। और आपने सही कहा कि कम से कम 8 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तब आप पहुंच पाएंगे। तो अच्छा, 8 महीने पहले चलिए स्टार्ट कर दी किसी बच्चे ने, तो आपके हिसाब से आप क्या बोलते हो कि उसको कितने, मतलब डेली के कितने घंटे, क्या वो कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कर सकता है? जैसे फाइनल ईयर में कोई है तो वो कर सकता है, हाँ जी सर, फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं वो उसके साथ कॉलेज के मैनेज साथ। हो सकता है, कॉलेज और प्लस प्रिपरेशन दोनों मैनेज हो सकती है। हाँ जी सर, दोनों मैनेज हो सकती है, पर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो अड्डा के प्लेटफॉर्म पे है। तो वो अड्डा देगा, है ना? हाँ वो जी, रोहित सर देंगे। वो रोहित सर देंगे। सही है। तो राइट, मतलब लाइक देखो, एक्चुअली ये चीज ना, जैसे अभी आपने बोला, ये एकदम से नहीं आती है कि एक सही गाइडेंस चाहिए वो अड्डा प्रोवाइड कराएगा, एक सही गाइडेंस चाहिए वो अड्डा 247 देगा। ये चीज आती है जब हम उस स्टेज से निकले होते हैं, हमने हमने उस चीज को फेस किया हुआ है, हम उस फेज से निकल चुके हैं, और फेस करने के बाद में ड्यूरिंग प्रिपरेशन किसने साथ दिया, वो तो ये तब आपने बोला ये कि अड्डा आपको सही से गाइड करेगा। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कहना चाह रहे हो ओवरऑल कि अड्डा पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं खुद का ओपिनियन नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, पर फिर भी आपका इंडिविजुअल ओपिनियन आप क्रिएट करो और मार्केट में घूम लो पहले कि कौन से और आपका दूसरे सजेशन प्लेटफॉर्म क्या है? आपका पे। सजेशन मेरा सजेशन है कि अड्डा पे कोई ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं अभी, एक रिजल्ट सामने बैठा है। राइट, सही है। तो अड्डा पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो
अब फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आपने बता दिया कि 8 महीने पहले स्टार्ट कर लो, और प्लस आपने बताया कि आप प्रॉपर पहले सिलेबस उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, एनालाइज करो, अपने वीक एरियाज देखो। इसके अलावा और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा इतना करने के बस काफी है सर, सर इतने इतना सवाल काफी नहीं। है? हाँ जी। ठीक। तो अब आते हैं अड्डा के साइड में। आपने अपनी प्रिपरेशन अड्डा से करी, हाँ जी सर। अड्डा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर अड्डा बेसिकली एक सोशल सर्विस प्लेटफॉर्म है, ना कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इतना कंटेंट सर, फ्री में, वो भी जब टाइम नहीं है कि कोई 2x पे दिख रहा है जो बिजी शेड्यूल में है, उसके लिए जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है और उससे रिजल्ट आते हैं। मेरा ही खुद का एग्जांपल है। तो बस यही कि थैंक यू सर, एंड थैंक यू अड्डा टीम। और कुछ कहना चाहेंगे अड्डा 247 के लिए? नहीं सर। बाकी आप ये जरूर है कि बच्चे जो हैं वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते ओके। तो एक लास्ट मैसेज आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे? हैं। लास्ट में से यही होगा जो पहले बताया था, कि डेस्टिनेशन सेम हो सकता है आपका, पर जर्नी सबकी अलग है। और जब अपनी जर्नी जब स्टार्ट कर रहे हो, तो खुद के पाथ जो है वे में खुद ही कवर अप कर लो। कोई और हेल्प के लिए नहीं आने वाला। और फैमिली के साथ अच्छा रहो, क्योंकि सर मेरा फैमिली जो सपोर्ट मेरे मम्मी पापा ने दिया है, और फैमिली के और बाकी जो कजिन्स है, अंकल वगैरह, सबने जो अच्छे से सपोर्ट किया है, उसके वजह से कभी डिमोटिवेशन वाला स्टेज आया नहीं मेरे साथ। फ्रेंड सर्कल अच्छा बना। बस यही है प्रिपरेशन जर्नी। ओके। सो थैंक यू सो मच अफरीद, एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो बच्चों के साथ में शेयर किया। ये फ्यूचर में जो है प्रिपरेशन करेंगे या फिर अभी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। और आपने जो जर्नी बताई, बाकी अफरीद ने अपने बारे में पूरा आप सभी के साथ में शेयर किया कि अफरीद ने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या बैकग्राउंड था, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन अफरीद। अडर 47 पे आपने अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया उसके लिए, और बच्चों को गाइड किया। और ऐसे ही और भी सेशंस हम लोग आगे लाते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।